क्या आपको पता है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे तब भारत की जमीन पर एक और सभ्यता जन्म ले चुकी थी। यह थी सिंधु घाटी की सभ्यता। हजारों साल पहले एक शहर ऐसा था जहां पक्की सड़कें, सीवेज सिस्टम और 2 मंजिल घर थे। इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद यह सभ्यता अचानक कैसे गायब हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा थी या किसी युद्ध की साजिश? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं पुराने भारत की एक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। 1920 के दशक में पंजाब और सिंध की खुदाई के दौरान जब कुछ अजीब सी ईंटें मिली तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भारत के सबसे पुराने शहर होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने इतिहासकारों को चौंका दिया। इतनी उन्नत नगरीय योजना देख के दुनिया हैरान रह गई। सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में थी, घरों में बाथरूम थे और नलियां भूमिगत थी। क्या यह सच में 5000 साल पुरानी सभ्यता हो सकती है? मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बात आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह सिर्फ नहाने के लिए था या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था? शहरों में कोई महल, मंदिर या राजा के चिन्ह क्यों नहीं मिला? क्या यह लोकतांत्रिक समाज था जहां सत्ता की कोई मूर्त संचारण नहीं थी, या फिर उनकी सोच ही हमारे लिए बहुत अलग थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी पहली थी उनकी लिपि। आज तक दुनिया की किसी भाषा में उनका अनुवाद नहीं हो पाया। क्या वो प्रतीक भाषा की थी? क्या वो चित्र के जरिए बात करते थे? अगर हम इसे पढ़ पाते तो शायद हमें उनकी सोच, धर्म, राजनीति सब पता चल जाता। लेकिन यह लिपि आज भी हमारे आंखों के सामने रहस्य खड़ी है। सिंधु सभ्यता सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये 1200 किलोमीटर तक फैली हुई थी। उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक होता था। खुदाई में मिले मोहरों और वस्त्रों ने यह साबित किया कि उनके पास सोने, चांदी, तांबे के जखीरे थे। तो क्या यह पतन किसी बाहरी हमला या आर्थिक गिरावट का नतीजा था? 5000 साल पहले यानी का एक ऐसा जल प्रबंधन सिस्टम था जो आज के नगरपालिकों को शर्मिंदा कर दे। हर घर में कुआं, बाथरूम और निकासी की व्यवस्था थी। मिट्टी की ईंटें मानक आकार थी, यानी माप तोल का ज्ञान था। क्या इंजीनियर उस युग के सबसे विकसित लोग थे? इतनी तकनीक के बावजूद वो कैसे मिट गए? उनके धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ मूर्तियां मिले हैं, एक ध्यानमग्न पुरुष, एक पेड़ के नीचे पूजक और एक महिला आकृति। क्या ये योग और शक्ति की पूजा के प्रमाण है, या फिर ये हड़प्पा की देवी देवताओं के रूप थे जो बाद में हिंदू धर्म में समाहित हो गए? इतिहास अभी भी इसका जवाब नहीं दे पाया है। हड़प्पा संस्कृति में अधिकतर शवों को दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में कई कंकाल साथ पाए जाते थे। क्या ये किसी महामारी का संकेत है या कोई बलिदान? शव की स्थिति और सामग्री से उनकी सामाजिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया गया है, मगर पूरी तरह कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकारक मानते हैं कि सरस्वती नदी, जो सिंधु सभ्यता की जीवन रेखा थी, वह सूख गई। इसके सूखने से कृषि और जल की आपूर्ति दोनों नष्ट हो गए। शहर खाली होने लगे और लोग दूसरी जगह बसने लगे। क्या यह था पतन का मुख्य कारण, या सिर्फ एक हिस्सा था बड़ी कहानी का? वातावरण में अचानक आए बदलाव ने बारिश कम हो गई, सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हुई और लोग भूख से मरने लगे। ऐसा माना गया कि यही वजह रही लोगों को पलायन की। क्या सिंधु सभ्यता का विनाश एक पर्यावरणीय त्रासदी था, या फिर कोई ऐसी शक्तिशाली कारण इसके पीछे था? कुछ पुरानी थ्योरी कहती है कि आर्यों ने इस सभ्यता को नष्ट किया।
लेकिन अब भी यह थ्योरी विवादित मानी जाती है। कोई युद्ध का प्रमाण नहीं मिला, न जलाए हुए किले न तलवारें। फिर भी आर्य आक्रमण थ्योरी को किसने जन्म दिया? क्या यह राजनीतिक सोच का परिणाम था? कुछ जगहों पर समूहों में मिले शवों ने यह सवाल उठाया, क्या यह किसी महामारी का असर था? तुरंत मौतें, एक साथ दफनाए शव और अचानक जनसंख्या में गिरावट। क्या सिंधु सभ्यता किसी अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गई थी? कोई वायरस या संक्रमण जो उस समय समझ नहीं आया? ये थ्योरी अब भी शोध का विषय है। कई संकेत मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग पूर्व की ओर चले गए, गंगा यमुना के मैदानों में नए शहर बसने लगे। क्या यही लोग आगे चलकर वैदिक समाज की नींव बने? क्या सिंधु और वैदिक संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी है? इतिहास इसकी कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मूर्तियों, गहनों और चित्रों से पता चलता है कि महिलाएं वहां सम्मानित थी। महिलाओं की एक टेराकोट मूर्ति प्रजनन देवी जैसी लगती है। क्या वह मातृसत्तात्मक समाज था? क्या महिलाएं धार्मिक या सामाजिक रूप से प्रभावशाली थी? उनकी भूमिका आज भी एक अनसुलझा सवाल है। छोटे खिलौने, बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां और मुहरें मिली हैं। इनमें बारीक डिजाइन और प्रतीकात्मक दिखती है। क्या ये सिर्फ कला थी, कला के लिए थे या किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाए गए थे? क्या उनके व्यापार में इन चीजों की विशेष भूमिका थी या फिर ये उस समय के बच्चों के खिलौने मात्र साधन थे? कई वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणाली आज भी सिंधु के लिए प्रेरणा लिए होते, यहां तक कि कुछ परंपराएं भी उनसे मिलती जुलती है। क्या सिंधु सभ्यता मरकर भी जीवित है? क्या हमने अपनी सबसे महान विरासत को भुला दिया है? हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया इन्हीं सवालों को जगाने आया है। कोई स्कूल, शिलालेख या लेख नहीं मिला। क्या वो मौखिक परंपरा में विश्वास रखते थे? क्या शिक्षा सिर्फ प्रतीकों और मूर्तियों के जरिए दी जाती थी या फिर यह सिर्फ हमारी खोज की कमी है? इतनी उन्नत सभ्यता के बावजूद उनके शिक्षण पद्धति का रहस्य है। क्या आने वाला समय इस पर्दे को हटा पाएगा? आज के पाकिस्तान और भारत में फैली हुई इन साइट्स का भविष्य क्या है? इन जगहों में दब गई कुछ शहरों पर अब खेत है। क्या हमने अपनी ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा की या उन्हें विकास की बलि चढ़ा दिया? ये वीडियो एक प्रयास है उन्हें फिर से जगाने का। किसी भी खुदाई में कोई युद्ध का बड़ा प्रमाण नहीं मिला, न हथियार, न किले, न जलाए हुए घर। क्या यह दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण सभ्यता थी? अगर हाँ, तो क्या ये आज के लिए सबसे बड़ा सबक नहीं? हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया यही दिखाता है भूतकाल के आईने में भविष्य। सिंधु घाटी का रहस्य शायद कभी पूरा न खुले, लेकिन हर नया टुकड़ा एक नई कहानी कहता है। इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ, वो हमारी सोच, हमारी जड़ों और हमारी सभ्यता में जिंदा है। यह वीडियो एक प्रयास है उन कहानियों को फिर से बोलने देने का। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया, क्योंकि हर ईंट के पीछे एक कहानी छुपी है। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े और अब पौराणिक किस्से बताने वाले हैं हम, तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।